आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए। दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसा आप जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड के करीब 4 क्वेश्चन करीब तय हैं और 5 भी आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो करीब इट इज़ एब्सोल्युटली श्योर कि इतने नंबर आ जाना आएगा क्वेश्चंस का। जनरली मैंने देखा है कि करीब हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन कम से कम इससे आए हैं, 5 भी आ सकते हैं। सो दैट मीन्स वी आर लुकिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द sheer नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम। तो देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ये है कि मैं आपको 3 पार्ट में इसको कराऊंगा। तो एक तो ये पार्ट है और एक और पार्ट में मैं आपको 1-2 वीडियोस दूंगा जिसमें जो फीमेल हार्मोनल सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। और लास्ट में देन वी विल क्विकली रिव्यू post fertilization, what exactly happens, how fertilization occurs, fertilization और embryonic development लास्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में जो मैं देखूंगा that would be a very simple part of this particular chapter and normally most of the students are very comfortable in it, the male reproductive system। so यहाँ पर हम male reproductive system की बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, इसके बाद जो फीमेल reproductive system और menstrual cycle है उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस दूंगा ताकि आप एक बार दोबारा उसको पूरी तरह से रिवाइज करें। हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा मैं कह रहा हूं कि इसी पार्ट से करीब 1 या 2 क्वेश्चन तय है। देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 2 चीजें समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बताते जाइए। मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाता है या फिर वो हार्मोन बनाता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, या दोनों बनाता है। और अगर कोई ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। तो अब आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में आप ये बताइए कि विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड कैन यू नाउ इन्यूमरेट ऑल दी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर आप डक्ट सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं मेल सिस्टम में, तो एक और क्वेश्चन तैयार कीजिए, कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है। ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमिन कैसे होता है, कौन करता है, मेल पेरेंट की फीमेल पेरेंट, कब डिसाइड होता है, क्या ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है, और क्या ये बात सही है कि वाई क्रोमोसोम इज द मेल डिटरमिनिंग फैक्टर इन ह्यूमंस। इतनी बात, थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में यहां पर आपको पता होना चाहिए। एक और जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SRY जीन, उसका प्रोडक्ट क्या है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, और उसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये कुछ जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, यू आर कंफर्टेबल इन इट। नाउ लेट अस मूव ऑन विद दिस सिंपल डिस्कशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स? क्या आप इन दोनों वर्ड्स में भी अंतर समझ पा रहे हैं? एक में मैंने IS लिखा है, एक में मैंने ES लिखा है। दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। कि जो टेस्टिस है, it is covered by a tough connective tissue membrane and this connective tissue layer actually sends partition into it and divides it into a large number of lobes। मुझे बताइए इस लेयर का क्या नाम है, इस लेयर का क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो लेयर है प्रेशर एक्सर्ट करती है टेस्टिस पर, और इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक प्रेशर भी फिजिकल फैक्टर है जो चाहिए। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। आपने ये बताना है कब शुरू होता है, when does it begins and when it ends during fetal life, what causes it, उसका कॉज क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, और मुझे ये बताइए कि अगर if it fails to
descent, what is the term which is called as failure of the testis to descend into the scrotum, what it is called as। और ये जो scrotum में descent हुआ है इसका function जैसे हमने पूछा कि what exactly is the reason, what is the advantage and how does scrotum actually provide this particular advantage in this functioning, particular functioning कि effective spermatogenesis के लिए जो भी physical factors की requirement है, आप जानते हैं एक lower temperature चाहिए और जैसा मैंने यहाँ पर बताया एक pressure चाहिए, तो ऐसा स्क्रोटम किस तरह से अडेप्टेड है कि वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन ज़्यादा आसानी से हो सकता है। एंड इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंग्वाइनल कैनाल एंड you know that what exactly are the contents of the inguinal canal, and if you know somehow that what exactly is a spermatic cord, and please understand there is another term that you must be aware of which is called as inguinal hernia। तो ये सारी के सारे जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता होना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है दिस इज वेरी वेरी इजी, बड़ा क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ, रैपिड फायर आपको क्वेश्चंस फेंके चले जा रहा हूँ और मुझे पता है कि आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आपको ज़्यादा चीज़ें सारी याद भी आ रही हैं। इसके बाद मुझे ये बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि ये जो टेस्टिस के जो लोब्स थे इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो जो कर्व्ड ट्रिब्यूल्स हैं उनको क्या कहते हैं। सो आपको मतलब व्हाई शुड आई गिव यू दिस एज अ क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताइए कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में मुझे दो सेल्स बताइए कौन कौन से हैं, और जो टॉल कोनिकल सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं और इनका फंक्शन क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ दीज tall conical cells, and what are the other cells called as, what are the other cells called as। फिर आप मुझे बताइए कि the formation of sperm which is called as spermatogenesis, spermatogenesis शुरू कब होता है, when does it begin, what is the reason for the onset of puberty in males, males में human males में puberty के onset की वजह क्या है, what are the androgens which is the main androgen that is secreted in the human males, and what is the source of this main androgen, कौन सा वो सेल है जो इस एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है जो कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स में है, और इस सेल को क्या कहते हैं, ये मेन एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और उस पिट्यूटरी हार्मोन का नाम बताइए जो कि इनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंड्रोजन रिलीज करें एंड मेक अ नेगेटिव फीडबैक। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत आसानी से ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं। और ये जो सेल्स हैं क्या आप जानते हैं इनको सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहते हैं और नर्स सेल्स भी कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आपको इनका नाम याद आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं बता रहा हूं, दीज आर सर्टोली सेल्स। और जब हम इस प्रोसेस पे वापस जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो मुझे ये बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में व्हाट एग्जैक्टली इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, किसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और किसे कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, और इसमें इन सर्टोली सेल्स का क्या रोल है, क्या रोल है इन सर्टोली सेल्स का। एक और चीज़ ये बड़े ध्यान से बात समझिए, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि पिट्यूटरी किसी एक गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है, अभी तक आपने मुझे नाम नहीं बताया है, और ये एक्ट करता है उन सेल्स पर जो कि टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनका पूरा नाम आपको याद आ गया, जो प्रोड्यूस करते हैं मेन एंड्रोजन, इसका नाम अब आपने मुझे बता दिया है विच इज़ टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और आप ये जानते हैं इसका मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये गोनाडोट्रोपिन भी चाहिए, चलिए इसको भर लेते हैं, दिस इज LH। और ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, ये कौन से सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। ये बात समझ में आ गई। अब आपने मुझे ये बताना है, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कि FSH का क्या रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में। What exactly is the role of FSH hormone in spermatogenesis, and how the level of the secretion of the FSH is secreted by Sertoli cells? Please tell me the name of the hormone that is secreted by the Sertoli cells in the human testis that is involved in the regulation of the secretion of the gonadotropin, which is FSH from anterior pituitary. I hope this thing is absolutely clear। ये जो hormonal regulation है human males का, ये आपको समझ में आ
गया होगा। बड़ा आसानी से ये बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस बताइए। वो कौन सा सेल है जिसमें मियोसिस 1 होता है, रिडक्शन होता है? सो द आंसर इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर उनसे मियोसिस 2 कंप्लीट होकर के क्या बनता है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसा सेल है? स्फेरिकल। और फिर वो फाइनल स्टेप में मैच्योर होता है स्पर्म के अंदर, जिसे आप कहते हैं स्पर्मेयोजेनेसिस। तो एक स्फेरिकल सेल एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, जिसमें मदद हमने बताया कौन करते हैं? सर्टोली सेल्स। और एफएसएच के बारे में आपने मुझे बताना है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसका मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनते हैं और एक स्पर्मेटिड से 1 बनता है। अब आप मुझे स्पर्म में ये बताइए, मैं कुछ टर्म बोलता जा रहा हूं, मुझे बताइए वहां पर क्या पिक्यूलैरिटीज है? एक्रोसोम, नंबर 2 हेड, नंबर 3 नेक। नेक में क्या चीज है? और ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 2 पेयर हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। उसके पीछे है बॉडी। बॉडी में क्या चीज़ स्पायरली अरेंज्ड है? इस स्पायरल अरेंजमेंट को निबंधकरण कहते हैं। और पावर प्रोवाइड करता है स्पर्म मोटिलिटी के लिए। और वो जो नेक में जो डिस्टल पेयर था, उससे क्या चीज़ रिलीज हो रही है? जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने के बाद में, कैपेसिटेशन अंडरगॉन होने के बाद में स्पर्म उससे मूव करता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत समझ में आ गई कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ चुका हूं, मुझे उम्मीद है सबके आंसर्स में आप बहुत कंफर्टेबल हैं। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमें जो ट्रांसफर है स्पर्म का, स्पर्म किस तरह से मूव करता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से। तो मैं इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने अभी सेप्टा हटा दिए हैं और मैंने यहां पर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बनाए। और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, इनसे स्पर्म के रिलीज होने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स? क्या टर्म इस्तेमाल होती है? और उसके बाद में देखिए, छोटे छोटे डक्ट होते हैं, इनको ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। ध्यान देते जाइए, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है, इससे फिर एक एनास्टमोजिंग चैनल आती है और इस एनास्टमोजिंग चैनल को हम रेटे टेस्टिस कह सकते हैं। और रेटे टेस्टिस से 15 से 20 इफरेंट डक्ट्यूल्स निकलती हैं, वासा इफरेंशिया। तो 4 चीज़ें इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम हो गया। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल, दूसरा ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर आया रेटे टेस्टिस और वासा इफरेंशिया। और ये फिर जुड़ करके एक बहुत कॉइल्ड डक्ट बनाते हैं। इट्स अ वेरी लेंथी डक्ट। और इसकी एक ये हेड होता है, इसे हम कॉर्पस कहते हैं। एक बॉडी को हेड है, इसको कैपट कहते हैं। हेड को हमेशा कैपट कहते हैं, बॉडी को कॉर्पस कहते हैं। एंड कॉडा इज द वर्ड फॉर टेल। इसे आपने कहा एपिडिडाइमिस। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में स्पर्म स्टोर भी होता है और मैच्योर भी होता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? क्या स्पर्म खुद अपनी फ्लैजेलम से मेल डक्ट सिस्टम में मूव करेगा? और मेल डक्ट सिस्टम में उसके आगे मूव करने के पीछे वजह क्या है? ये भी आपको क्वेश्चन बताना है। और उसके बाद में एक ब्रॉडर स्ट्रेटर डक्ट जो कि असेंड करता है इंग्वाइनल कैनाल से वापस लोअर एब्डोमेन में, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। और जब ये वास डिफरेंस वापस पहुंच जाता है लोअर एब्डोमेन में, तो ये लूप करता है ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर एंड देन रन्स फॉरवर्ड, और इसका एंड डायलेटेड होता है। सो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो मुझे बताइए कि व्हाट आर दीज टर्म्स। अब एक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। एम्पुला ऑफ वास, इसमें किसका डक्ट खुलता है ये बताइए। उसके बाद में मुझे बताइए व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट किसे कहते हैं? और मुझे बताइए कि प्रोस्टेट पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, और प्रोस्टेट के जो मल्टीपल डक्ट्स हैं वो कहाँ पर खुलते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूरेथ्रा। Do you know that urethra is used to transfer semen as well as urine in the human males? ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, कॉमन पैसेज है। Then you tell me obviously about bulbourethral glands. Do you know another name for bulbourethral glands? और क्या अब ये जो डक्ट है ये seminal vesicle है, प्रोस्टेट है और bulbourethral gland, क्या आपको ये पता है कि जो इजैकुलेट होता है सीमन, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो सेल्स हैं जिन्हें आप स्पर्म्स कहते
कहते हैं और बाकी जो लिक्विड पोर्शन है उसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं. व्हाट इज द रीजन दैट सेमाइनल प्लाज्मा इज एल्कलाइन? व्हाट इज द फंक्शन और एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स टू द seminal plasma? Where does the fructose come from? How is it possible that it is actually secreted as a coagulum and then the coagulum must be fluidized? Where are the enzymes coming from? And do you know that there is a divalent cation as well which is present apart from some ions in the seminal plasma? So this is the composition of semen. इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. And do you know what is emission and ejaculation? ये दोनों शब्द भी, so that means spermiation, emission and ejaculation, ये तीनों टर्म्स हमको ढंग से समझ में आने चाहिए. पूरा डक्ट सिस्टम मैंने आपको बताया, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सेमाइनल वेसिकल को मिसनॉमर क्यों माना जा सकता है, ऐसी क्या वजह है कि सेमाइनल वेसिकल के नाम में कुछ गड़बड़ है एंड मतलब स्टिल इट स्टिक्स. और फिर एक बात देखिए बड़े ध्यान से, जब आपने इतना काम कर लिया, इतना पूरा का पूरा आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो लास्ट में आपसे मेल फर्टिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल फर्टिलिटी किस 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 फैक्टर पे डिपेंड करती है. सीमन एनालिसिस में क्या स्पर्म काउंट कितना हो सकता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा और सीमन कितना होगा, पर ml स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ओलिगोस्पर्मिया किसे कहते हैं, एजूस्पर्मिया किसे कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया से किस चीज का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, कितने परसेंट स्पर्म मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल होने चाहिए और कितने परसेंट स्पर्म्स जो हैं वो विगरसली मोटाइल होने चाहिए. सो ये जो इतने सारे मैंने आपको कम से कम 50 60 70 क्वेश्चंस अभी आपके सामने मैंने थ्रो किए हैं, मुझे उम्मीद है उतनी ही तेजी से आपने उनके आंसर्स मेरी तरफ थ्रो बैक किए होंगे. मैं जानता हूं दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल टॉपिक एंड यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन इट एंड जस्ट गो थ्रू इट. दिस इज अ वेरी सिंपल 4 मार्क्स टू बी टेकन. एंट्रेंस एग्जाम में जाइए और जैसे हलवा खाते हैं बिना चबाए हुए, उस तरह से जाकर के फटाफट इस क्वेश्चन को करिए और 4 नंबर अपनी जेब में डालिए और आपके अंदर एक फील गुड फैक्टर आएगा. और इस तरह के जब बहुत से क्वेश्चन आप कर देंगे बायोलॉजी में आप शुरुआत में, तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए. सो दिस इज वेयर आई विल स्टॉप दिस पर्टिकुलर वीडियो. दिस इज वेयर आई हैव डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि फीमेल सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ वीडियोस जो कि पूरा इलैबोरेट वीडियोस हैं, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि गो थ्रू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली हैपेंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू सो मच. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए.